हेलो फ्रेंड्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भूमि के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे भूमि का जो निर्माण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो पहला है भौगोलिक गतिविधि, दूसरा है अपक्षय, तीसरा है कटाव और चौथा है निक्षेप। एक हमारा होता है विवर्तनिक प्लेट। तो हम लोग जानेंगे विवर्तनिक प्लेट क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण अर्ध पिघली हुई पट्टियों की धारा भूपटल की ओर गति करती है और उसे फाड़कर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित कर देती है। उन्हें विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। जब पृथ्वी का आंतरिक ऊष्मा होता है वो अर्ध पिघली हुई चट्टानों को धरातल पर भूपटल पर और ला देती है, जिसे वो फाड़कर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित कर देती है, जिसे हम लोग विवर्तनिक प्लेट भी कहते हैं। तीन प्रकार की प्लेट गतियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती है हम लोग जानेंगे। पहली होती है आभासी गतियाँ, दूसरी अपसारी गतियाँ और तीसरी ट्रांसफॉर्म। तो एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभिसारी, ये प्लेटों का एक दूसरे की ओर गति करता है। जो अभिसारी गति होती है वो प्लेट के, आप देख सकते हैं चित्र में, एक दूसरे की ओर गति करता है। जबकि अपसारी दो प्लेटों एक दूसरे को दूर करती है। और अपसारी जो है ये क्या है, दो प्लेटों को एक दूसरे से दूर करती है। और तीसरा है ट्रांसफार्मर, दो प्लेट एक दूसरे को क्षैतिज रूप से पार करते हुए चले जाती है। और जो ट्रांसफार्मर प्लेट होती है एक दूसरे से पार करते हुए चली जाती है क्षैतिज दिशा में। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी 7 बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों के तनाव के परिणाम स्वरूप प्लेट के भीतर तनाव और ऊपर की निरंतरण चट्टान का निर्माण होता है, जिस तरह और भ्रंश और ज्वालामुखी गतियाँ होती है। हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय का निर्माण के बारे में। जानेंगे हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी और इंडो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारों को यूरेशियन प्लेट के नीचे रखा गया था। इस टक्कर के प्रभाव में संलग्न महासागर की तलछटी चट्टानों को मोड़कर पर्वत प्रणाली का निर्माण किया गया। इन महासागर की तलछटी में जो चट्टानों को मोड़कर एक पर्वत प्रणाली का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार और अरब सागर का निर्माण। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार और अरब सागर के निर्माण के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब दो प्रमुख घटनाओं ने पठार को प्रभावित किया। पहले पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में विशाल ज्वालामुखी का प्रकोप था। दूसरे अरब सागर का निर्माण इसी भूभाग के धंसने से हुआ है। पहले जो उत्तरी पश्चिमी भाग था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते थे और उनका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा था। तो इसी भूखंड में जब ज्वालामुखी उठा तो ये जो ज्वालामुखी का विशाल भूखंड जो धंस गया, उसी से अरब सागर का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत, हम जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। जो हिमालय पर्वत हमारा है कश्मीर से असम तक है। इसकी लगभग लंबाई 2400 मीटर है और 150 से 450 किलोमीटर चौड़ा है। यह सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक है। तो चित्र में हम देख सकते हैं इसका जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है ये बहुत ही अधिक है और यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ, हम लोग जानेंगे हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ कौन सी है। तो पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। तो एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में। हमारा हिमाद्री, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। हिमाद्री जो है इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है।
इसका जो महत्वपूर्ण शिखर है माउंट एवरेस्ट है और नेपाल में कंचनजंगा। और इसका जो प्रमुख ग्लेशियर वो गंगोत्री है। और हिमाचल की ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर चौड़ाई और 50 किलोमीटर है। इसकी जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है और डलहौजी और शिमला है। हमारा जो शिवालिक है उसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर है। क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहला है पश्चिमी हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा असम की पहाड़ियाँ, पांचवा पूर्वी हिमालय। तो ये सभी क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है पश्चिमी हिमालय, सिंधु और सतलुज नदी के बीच पंजाब हिमालय तक फैला हुआ है। मध्य हिमालय है वह सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं में स्थित है। पूर्वी हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल तक फैला हुआ है। और जो असम की पहाड़ियाँ हैं वो तीस्ता नदी और नदी के दिहांग तक छोटी छोटी पहाड़ियाँ पटकाई, नागा और मणिपुर, मिजोरम की पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है। पूर्वी जो हमारा हिमालय है वो दिहांग कंड से पूर्वांचल में उत्तरी मैदान, हिमालय का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस विमान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की परस्पर क्रिया से हुआ है। इस विशाल मैदान को 2 भागों में बांटा जा सका है। उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो प्रमुख नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की परस्पर क्रिया से हुआ है, हिमालय के उत्तरी मैदान का निर्माण। और इसको 2 विशाल मैदानों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंधु नदी बेसिन और दूसरा में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो हम लोग जानेंगे सिंधु नदी बेसिन के बारे में। इसे पंजाब के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा सिंधु नदी बेसिन है उसे पंजाब के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज द्वारा सोखा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा हरिद्वार में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यह बांग्लादेश में शामिल हो गया है। गंगा नदी जो हमारा है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह बांग्लादेश में जाके शामिल हो गया है, मतलब मिल गया है। गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। यह अपने पूर्व में उत्तर भारत, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। गंगा का जो मैदान है वो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है और इसके जो पूर्व में उत्तर है वो भारत, हरियाणा, दिल्ली ये सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। मैदानों में विभाजित। मैदानों को किस तरह बांटा गया? पहला में भाबर, दूसरा में तराई, तीसरा में भांगर और चौथा में, तो इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। भाबर जो है इस पट्टी का खिंचाव करीब 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। यह सिंधु से तीस्ता नदी तक पड़े कंकड़ से ढकी एक सक्रिय पेटी है। भाबर जो मैदान होते हैं उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होते हैं, वो कंकड़ीला क्षेत्र होते हैं। तराई यह गीली और दलदली होती है, इसमें घना जंगल होता है। तराई मैदान जो होते हैं यह गीली होती है और उसमें हमेशा नमी होती है, जिसके कारण वहाँ की भूमि जो है वो दलदली हो जाती है और इसमें घना जंगल होता है। भांगर यह पुराने जलोढ़ से बना होता है, यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। भांगर जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो पुराने जलोढ़ मृदा से बने हुए होते हैं। यह है खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। और खादर यह नई जलोढ़ मृदा से बनी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। खादर जो है एक नई जलोढ़ मृदा होती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। उत्तरी मैदानों का महत्व। यह मैदान भारत के अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान जो है
वो भारत का अन्न भंडार है, क्योंकि उत्तरी मैदानों के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में फसल किया जाता है और खेती होती है। इन मैदानों का अत्यधिक आर्थिक और सामाजिक, मैदानी इलाकों में सड़कों और रेलवे का अच्छा नेटवर्क है। इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। यह मैदान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की प्राचीन सभ्यताओं का स्थल है। उत्तरी मैदान जो है वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक ही महत्वपूर्ण है। इसमें सड़क और रेलवे का एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, मतलब उत्तरी मैदानों में यातायात की सुविधा बहुत ही अच्छी तरह से है। इस क्षेत्र में रोजगार का एक पर्याप्त अवसर होता है। यह मैदान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की प्राचीन सभ्यताओं का स्थल भी है। प्रायद्वीपीय पठार, हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और इसका निर्माण के बारे में। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था। इस प्रकार इसे सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा बना दिया गया। इस पठार में दो व्यापक विभाजक हैं। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने से हुआ था, जो एक बहुत बड़े भूभाग को बना दिया गया। पहला हमारा है सेंट्रल हाईलैंड। यह नर्मदा नदी के उत्तर से जुड़ा हुआ सेंट्रल हाईलैंड जो है, यह नर्मदा नदी के उत्तर से भी जुड़ा हुआ है। इसे मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल हाईलैंड है को हम लोग मालवा पठार के नाम से भी जानते हैं। यह पश्चिम में अरावली श्रेणियाँ और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों से घिरा हुआ है। मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। मालवा का जो पठार है वो छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। महत्वपूर्ण नदी चंबल, सिंधु और सोन, दामोदर इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। छोटा नागपुर का स्थानीय नाम बुंदेलखंड। और हम लोग चर्चा करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। तो उत्तर पूर्व में पठार का विस्तार दिखाई देता है। 3 प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दक्कन के जो पठार है उसको 2 भागों में भी बांटा गया है, एक पश्चिमी घाट में और एक पूर्वी घाट में भी। तो हम लोग जानेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी। तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूर्व घाट से ऊंचा है। पश्चिमी जो हमारा घाट है वो पूर्वी घाट इसकी अपेक्षा ऊंचा है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इन घाटों पर भौगोलिक वर्षा होती है। ये जो घाट है इन पर भौगोलिक वर्षा होती है। इस घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडा 2695 मीटर और डोडा बेटो 2637 मीटर है। और पूर्वी घाट, यह महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ये घाट यह संतुलित और यह नियमित होती है। सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट जो है वो महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर है। यह बहुत ही असंतुलित रहती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे तटीय मैदान के बारे में। तो ये भी 2 भागों में है, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। तो इसमें 3 खंड होते हैं, कन्नड़, कोंकण और मालवर। पश्चिमी जो तट है उसमें 3 खंड होते हैं, कन्नड़, कोंकण और मालवर। लागत के ऊपरी भाग को कोंकण कहा जाता है। दक्षिण भाग को मालबार तट कहते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह इसकी मुंबई है। और पूर्वी तट सोन रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारा जो पूर्वी तट है वो स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। यह पश्चिम मैदानों की तुलना में व्यापक है। कहने का तात्पर्य है जो पश्चिम मैदान है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यह दक्षिणी भाग के कोरमंडल के तट पर स्थित है। महान भारतीय मरुस्थल राजस्थान में पाकिस्तान में सिंध तक फैला हुआ है। भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान में पाकिस्तान में सिंध तक फैला हुआ है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और यह रेत से हमेशा ढका हुआ रहता है। कहने का तात्पर्य इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और यह रेत से ही ढका रहता है।
या अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। द्वीप समूह, हमारे जो द्वीप समूह है एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। तो लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित है। इसके द्वीप में 36 समूह है। 1973 में लक्षद्वीप का नाम बदल दिया गया था। 1973 ईस्वी में लक्षद्वीप का नाम बदल दिया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो करवती द्वीप है। हम लोग देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट गेट निकोबार में स्थित है। इसमें 200 द्वीप है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।